गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलें। ब्रह्मचर्य हमारे यम का ही पार्ट है। चलिए स्लाइड को आगे करेंगे। आज हम लोग सटकम वाला जो पार्ट है उससे आगे देखेंगे। पढ़ेंगे बिना योग और व्यायाम में योगाभ्यास एवं व्यायाम में प्रमुख अंतर। आसन से शरीर रचना एवं क्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है? व्यायाम के नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू क्या है? योग जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण है, जीने की कला है या अस्तित्व का विज्ञान है? शरीर की विभिन्न मुद्राओं और क्रियाओं को देखकर योग को व्यायाम समझ बैठने की भूल होती है। वस्तुतः ऐसी बात है नहीं है। शरीर की विभिन्न मुद्राएं और क्रियाएं तो संतुलित मनस्थिति और व्यवस्थित जीवन दृष्टि विकसित करने की योग की विभिन्न विधियों में से मात्र एक विधि है। आसन का अभ्यास बच्चे, युवा, बूढ़े और रोगी व्यक्ति भी कर सकते हैं। जीवन भर इसे दिनचर्या में आसानी से स्थान दिया जा सकता है। व्यायाम के द्वारा मांसपेशियों को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। विकसित मांसपेशियों को अधिक आहार और अधिक पोषण चाहिए होता है, जिससे रासायनिक संस्थान प्रतिक्रिया स्वरूप विष मीन्स टॉक्सिक भी ज्यादा बनाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए गुर्दे और आंतों जैसे शरीर के अंगों को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। विकसित मांसपेशियां बुढ़ापे में झुलसी जाती है तथा व्यायाम और पोषण के अभाव में विकृति की शिकार हो जाती है। आसन के अभ्यास में न साथी की आवश्यकता है और न महंगे उपकरणों की है और मैदानों की 11 आसन के संतुलित अभ्यास से शरीर में सभी अंगों का अभ्यास हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर शक्ति और चैतन्यता से पूरित हो उठता है। व्यायाम को निश्चित आयु तक पूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकते हैं। रोगी होने या आयु अधिक हो जाने पर सभी कोई नहीं कर सकते। ज्यादातर व्यायामों और खेलों में साथी, मैदान और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। किसी एक व्यायाम की पद्धति या खेल में शरीर के किसी विशेष अंग का अभ्यास ज्यादा होता है तो दूसरे कई अंगों का अभ्यास बिल्कुल नहीं हो पाता। इस प्रकार सभी अंगों का संतुलित अभ्यास हो नहीं पाता है।
आसनों का सबसे चमत्कारिक आंतरिक लाभ व्यायामों से ऐसा संभव ही नहीं हो पाता है। यह होता है कि आंतरिक सजगता अवेयरनेस विकसित होने के साथ साथ शरीर के प्रति साक्षी भाव फोर्थ डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस भी विकसित हो जाता है, जिससे शरीर के कष्टों की तीव्रता का अनुभव कम होता है तथा चेतना का परिष्कार होता है। प्रत्येक आसन किसी न किसी अंतःस्रावी ग्रंथि व्यायाम में इस तरह का कोई चिंतन और सिद्धांत को सक्रिय करता है, जिससे उसके हार्मोन का स्राव संतुलित रूप से होता है तथा शरीर, मन और भावनाएं संतुलित होती है और बहुत से रोग भी दूर हो जाते हैं। योग में करीब करीब पिट्यूटरी और पीनियल इत्यादि ग्रंथियों के स्थान पर ही विभिन्न चक्रों का वर्णन मिलता है। इस पैराग्राफ को 1 मिनट रुकेगी मीनाक्षी, इस पैराग्राफ को ब्रैकेट में क्लोज कर। आसनों में क्या हो रहा है कि आसन किसी न किसी अंतःस्रावी ग्रंथि व्यायाम में इस तरह का कोई चिंतन और सिद्धांतों को सक्रिय करता है, जिससे उसके हार्मोन का स्राव संतुलित रूप से हो तथा शरीर, मन और भावनाएं संतुलित होती हैं और बहुत से रोग भी दूर हो जाते हैं। योग में करीब करीब पिट्यूटरी और पिनियल इत्यादि ग्रंथियों के स्थान पर ही विभिन्न चक्रों का वर्णन किया। सभी को पता है पिनियल कौन सी ग्रंथि है? जो हमारे हाइपोथैलेमस से नीचे, जब भी एनाटॉमी पढ़ेंगे तब समझ में, जो लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। और जो हमारी पिट्यूटरी, ये आज्ञा चक्र है, हमारा थर्ड आई है। तो जब कोई भी आसन, सपोज करके सबको पता होगा शशांक आसन, ठीक है, शशांक आसन करें या आगे झुकने वाले आसन करें, या जिनका हमारा फोर हेड जमीन पर लग जाए, वो योग मुद्रा भी हो सकता है, शशांक आसन भी हो सकता है, ठीक है। और जब हम लोग सुलभ आसन वगैरह कर रहे हैं तब पोस्चर लेते हैं, मकरासन करते हैं उस समय डाउन होकर लेते हैं। तो जिस पर भी हमारा फोर हेड पुश होता है जमीन पर, उससे क्या होगा, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगी। पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होती है तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता, वो बढ़ेगी और कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन मीन्स द्वंद्वात्मक परिस्थिति, फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है कुंठा वाली परिस्थिति और एग्रेशन मीन्स होता है आक्रामक जो परिस्थितियां होती हैं, वो सब में कंट्रोल आएगा और मन एकाग्रचित होगा और प्रसन्नचित होगा। और हमारा जीवन क्यों भटका हुआ है? क्योंकि हमारा मन एकाग्रचित हो ही नहीं पाता है। तो जब एकाग्रता कहाँ से आएगी? जब कोई भी आसन करेंगे, यदि उस, और मोस्टली होता ही, चाहे आप ध्यानात्मक आसन करें, शवासन करें, मोस्टली आसन में जो भी एक्टिवेट होगा पार्ट, वो उसका प्रभाव कहाँ आएगा? डायरेक्ट हमारे पिट्यूटरी और पिनियल की तरफ जाएगा। इवन हम लोग कोई आसन ऐसे कर रहे हैं जिनमें हम लोग बैठ के कर रहे हैं, ध्यानात्मक आसन कर रहे हैं, तो भी प्रभाव कहाँ आएगा? आज्ञा चक्र। मूलाधार पुश हो रहा है तो भी प्रभाव आज्ञा चक्र पे आएगा। तो इसलिए जो आसन है वो व्यायाम से बहुत अधिक लाभदायी है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि कोई एक आसन यदि हमें ध्यानात्मक आसन सिद्ध हो जाए, शवासन सिद्ध हो जाए, तो व्यक्ति मोक्ष, आत्मज्ञान को भी प्राप्त, संसार के साथ साथ आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर ले। इसलिए व्यायाम क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है जो कि ठीक है, आवश्यक है, नहीं कर पाए तो कर लो। लेकिन आसन क्या है? एक टेक्निकल पॉइंट्स के साथ किए जाते हैं, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सब कुछ इंक्लूड होता है। इसलिए आसन को योग में अधिक महत्व है। ठीक है, व्यायाम ठीक है, लेकिन आसन क्यों लाभदायी है? क्योंकि वहां पर हमारी एनाटॉमी मीन्स होता है शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी मीन्स होता है क्रिया विज्ञान, और साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। जब तीनों एक डायरेक्शन में काम करते हैं उसे बोलते हैं आसन, जिससे हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों कंट्रोल होते हैं या तीनों सकारात्मक दिशा में काम करते हैं। आसनों के अभ्यास से बहुत से रोग भी दूर हो। व्यायाम की पद्धतियों द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है। विभिन्न आसनों के अभ्यास रोगों को नियंत्रित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। विभिन्न आसनों के अभ्यास से ठीक कर लेंगे अपने पीडीएफ में।
इस प्रकार आसन से चिकित्सा भी की जाती है। आसनों का प्रभाव बंध, मुद्रा, प्राणायाम और ध्यान की विविध विधियों के प्रयोग से कई गुना बढ़ जाता है। इन सभी विधियों के अभ्यास से समग्र व्यक्तित्व प्रभावित होता है। आसन और व्यायाम। आसन का अर्थ बैठना या स्थिर होना। जहाँ लिखा है समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है, वहां पर लिखेंगे समग्र व्यक्तित्व में क्या आएगा? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। दोबारा बोल रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इनको बोलते हैं समग्र व्यक्तित्व प्रभावित, होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट की बात की जाए। एक मिनट मैम, एक बार रिपीट कीजिए। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसको बोलते। आसन का अर्थ बैठना या स्थिर होना है। शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें बैठने से शरीर और मन तैयार और संतुलित हो सके, उसे आसन कहते हैं। आसन का उद्देश्य तो शरीर तथा मन को शांत और स्थिर करना ही है। स्थिर सुख मानसम कहा गया है, अर्थात सुखपूर्वक निश्चल रहने की स्थिति को आसन कहते हैं। आसन और व्यायाम में कुछ मौलिक अंतर है जिसका संकेत दिया जा रहा है। आसन धीरे धीरे किया जाता है जिससे हृदय और श्वास की गति ज्यादा बढ़े। शरीर के सभी अंगों में रक्त प्रवाह बारी बारी से घनीभूत हो सके। इस तरह शरीर की सभी कोशिकाओं को पोषण भी प्रदान होता है तथा हृदय एवं फेफड़ों को आजीवन स्वस्थ रखने में मदद भी मिलती है। आसनों के अभ्यास में मेरुदंड को विभिन्न कोणों से प्रसारित और आकुंचित कर उसमें प्रवाहित होने वाले रासायनिक पदार्थों को परिष्कृत किया जाता है, जिससे स्नायु संस्थान सबल बनता है और मन भी स्थिर और दृढ़ होता है। यही नहीं, पेट और छाती के भीतर के महत्वपूर्ण अंगों का भी आकुंचन और प्रसार होने से उनकी सक्रियता बढ़ती है। व्यायाम से संबंधित तथ्य। व्यायाम गतिशील तरीके से किया जाता है जिससे हृदय और श्वास की गति तीव्र हो जाती है और रक्त का प्रवाह संपूर्ण शरीर में एक साथ बढ़ जाता है। यह स्थिति हृदय और फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न करती है, जिससे लंबे अवधि के बाद इन अंगों के संकुचित होने की क्षमता कम हो जाती है और वृद्धावस्था में उन अंगों में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादातर व्यायामों से यह स्थिति नहीं प्राप्त होती और न इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण भी है। आगे देखेंगे, ऊपर करेंगे स्लाइड 32 पेज नंबर पे। अब देखेंगे प्रभाव, शरीर के तंत्रों पर योगासनों का प्रभाव। पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र का संक्षिप्त परिचय। पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र है। यौगिक अभ्यासों का स्थूल, एक मिनट मैम, लाइट गई है, मैं बाहर जा रही हूँ। थक तो नहीं रहे पड़ते हुए? नहीं मैम, एक्चुअली लाइट गई है, अंधेरा हो गया यहाँ। उधर के रूम में अंधेरा हो गया। पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र है। यौगिक अभ्यासों का स्थूल प्रभाव इन तंत्रों पर अत्यधिक पड़ता है। हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पाचन तंत्र शरीरोपयोगी रस में बदल देता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को पोषण प्राप्त होता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न बेकार एवं विषयुक्त पदार्थों को शरीर में समय समय पर निकालकर शरीर को विकार रहित बनाए रखता है। यौगिक अभ्यासों के माध्यम से इन
अंगों की कार्य कुशलता को बढ़ाकर शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखा जा सकता है। पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव। पाचन संस्थान में के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण ही प्रायः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। नियमित योगाभ्यास करने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है। जब पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम करता है तब भोजन का पाचन तथा ढंग से काम करता है, ठीक ढंग से काम करता है ठीक ढंग से काम करता है तब भोजन का पाचन तथा उसके पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छे ढंग से होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। योगाभ्यास का पाचन प्रणाली पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। आसनों का प्रभाव। कुछ आसन जैसे पवन मुक्तासन, श्रृंखला भाग 2, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, उदराकर्षण, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन आदि से आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत आदि का मसाज होता है और इन अंगों से पाचन रसों का स्राव बढ़ जाता है और भोजन का पाचन अच्छे ढंग से हो पाता है। साथ ही भोजन का अवशोषण और उत्सर्जन भी ठीक ढंग से हो पाता है। इसमें लिखा है यकृत, वो है लिवर, अग्नाशय है पैंक्रियास। सब लोग वहां पर लिख लेंगे, जिनको समझ में आ रहा है हिंदी में तो ठीक है, नहीं तो यकृत लिवर है इंग्लिश में लिख लीजिए और अग्नाशय पैंक्रियास। उत्सर्जन का मीन्स है जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो शरीर से बाहर निकलते हैं, यूरिन हो, स्टूल हो, वो उत्सर्जन में आएंगे। स्वेटिंग हो रही शरीर से, सब उत्सर्जन में आएंगे। ठीक है, और बात किसकी हो रही है? पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र की बात हो रही है कि पाचन तंत्र पहले हो रहा है कि पाचन तंत्र पे योग का प्रभाव क्या होगा। तो पाचन तंत्र कब ठीक रहेगा? जब सही ढंग से भोजन खाया गया हो, फिर उसे सही ढंग से पचाया गया हो और सही समय पर हमारे शरीर से निष्कासित किया गया हो। एनस पार से रक्तम को खाली किया गया हो, स्टूल पास आउट किया गया, तब क्या होगा? तो पाचन तंत्र ठीक काम कर रहा है। अब इसमें जो आसन है उसमें से एक आसन है जिसे मयूर आसन लिखा है, उसको अंडरलाइन करके एरो लगा के नीचे लिखिए, ये महिलाओं के लिए वर्जित। मयूरासन को अंडरलाइन करेंगे, महिलाओं के लिए वर्जित है, मतलब महिलाओं को मयूरासन नहीं करना। ठीक है, बाकी सभी आसन मार्गदर्शन में, एक्सपर्ट के, टीचर के मार्गदर्शन में कर सकते। आगे पढ़ेंगे। षटकर्म का प्रभाव। अग्निसार और नौली क्रिया से जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। लघुशंक प्रक्षालन से पूरे आहार नाल की सफाई हो जाती है और पाचन संस्थान के सभी अंगों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। वमन क्रिया, वस्त्र धोती तथा दंड धोती, ये आमाशय तक की सफाई हो जाती है, जिससे आम्ल, पित्त, गैस, खट्टी ढकार, कफ आदि विकार दूर होते हैं। नेति क्रिया से मानसिक तनाव दूर होता है, जिससे पाचन क्रिया सही ढंग से होती है। मानसिक तनाव के कारण पाचन संस्थान संकुचित हो जाता है और नाना प्रकार के पाचन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। अमाशय क्या है? अमाशय जहां लिखा वहां अंडरलाइन करिए, स्टमक है। आगे पढ़ेंगे। बंध का प्रभाव। मूल बंध, उड्यान बंध, मूल बंध, उड्यान बंध तथा महाबंध के अभ्यास से कब्ज, अग्निमंदता, बवासीर आदि विकार दूर होते हैं। रुकेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा मूल बंध, उड्यान बंध, फिर लिखा है महाबंध। इसका मीन्स हुआ कि मूल बंध, उड्यान बंध, तीसरा लिखे यहीं पर कॉमा करके जालंधर बंध। जब तीनों एक साथ किए जाएंगे उन्हें बोलते हैं महा। मूल बंध, उड्यान बंध और जालंधर बंध यहाँ मेंशन नहीं है, तो आपको हो सकता है ऐसे अपने आप से पता ना हो, तो वो तीनों जब एक साथ किए जाएंगे उन्हें क्या बोलते हैं? महा। मुद्रा का प्रभाव। अश्विनी मुद्रा, योग मुद्रा,
पश्वनी मुद्रा, महामुद्रा आदि से पेट संबंधी विकार दूर होते हैं। प्राणायाम का प्रभाव, ये भस्त्रिका तथा सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास से जठराग्नि तीव्र होती है, पाचक रसों का स्राव बढ़ जाता है और पाचन क्रिया सही हो जाती है। नाड़ी शोधन, भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम से मानसिक तनाव दूर होता है और पाचन क्रिया ठीक ढंग से होने लगती है। अन्य अभ्यास, योग निद्रा, सोहम साधना, गायत्री मंत्र जप आदि के निरंतर अभ्यास से मानसिक तनाव दूर होता है, जो कि पाचन संबंधी गड़बड़ी का एक बहुत बड़ा कारण है। उत्सर्जन तंत्र, शरीर में होने वाली चयापचय की क्रिया के फलस्वरूप कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ मल उत्पन्न होते हैं। इनका शरीर में रहना हानिकारक होता है, इसलिए इनका शरीर से निरंतर निष्कासन होते रहना चाहिए। इस विजातीय द्रव्य के निष्कासन में शरीर के अंगों का जो समूह भाग लेता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये मल द्रव एवं ठोस दोनों रूपों में शरीर से बाहर निकलते हैं। मतलब यूरिन भी पास आउट होता है, वो भी उत्सर्जन तंत्र में आएगा। स्टूल पास आउट होता है गुदाद्वार से, एनस पार्ट से, वो भी हमारा उत्सर्जन में आएगा। जो पसीना निकलता है हमारे शरीर में, वो भी उत्सर्जन में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं: रुक, किडनी, फेफड़े, लंग्स, बड़ी आंत व मलाशय, कोलन एंड रिक्टम, तथा त्वचा, स्किन। एक, रुक मीन्स किडनी। हमारे शरीर में दाहिनी और बाई और उदर के निचले हिस्से में एक एक रुक होता है। दोनों रुक रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़े रहते हैं। दोनों रुक दो नलिकाओं के द्वारा मूत्राशय से जुड़े होते हैं। ये वृक्क क्या है? किडनी है। दोनों किडनी है। ठीक है, जिनको हिंदी में ना क्लियर हो तो लिखते जाएंगे यहीं पर अंडरलाइन करके। वृक्क किडनी है दोनों साइड। ये नलिकाएं किडनी में निर्मित मूत्र को मूत्राशय से में पहुंचाती है। निस्यंदन, ऑस्मोसिस की क्रिया के फलस्वरूप रुक मीन्स किडनी में रक्त से मल तथा यूरिन, मूत्राम्ल और जल पृथक हो जाता है। रुक मीन्स किडनी द्वारा रक्त के अन्य पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि की मात्रा भी नियंत्रित होती है। मूत्र अंशतः अम्लता युक्त एसिडिक होता है। रक्त से अलग हुआ जल, जिसमें कि यूरिया और मूत्राम्ल भी होते हैं, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। युवा व्यक्ति में सामान्यतः 1 से 1.5 लीटर मूत्र 24 घंटे में मूत्राशय में आता है, फिर बाहर निकलता है। 2, फेफड़े मीन्स लंग्स। अंतः श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अंतः श्वसन के द्वारा केशिकाओं, कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज बोलेंगे, बस क्लियर हो जाएगा। ओके। के रक्त से ऑक्सीजन निकलकर कोशिकाओं मीन्स सेल्स में चली जाती है। फेफड़े के अंदर अनेक थैली नुमा संरचना वायु कुपिकाएं होती है, जहां गैसों का विनिमय गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप शरीर में उपस्थित विषैले कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है तथा रक्त शुद्ध बना रहता है। बड़ी आंत, मलाशय, कोलन एंड रेक्टम। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होने के बाद भोजन का अवशेष बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ उस अवशेष से जल का अवशोषण हो जाता है। फिर किण्वन
फर्मेंटेशन की क्रिया के फलस्वरूप भोजन का अवशेष जो अब विजातीय द्रव के रूप में होता है मल के रूप में परिणत हो जाता है। फिर वह मल मलाशय में पहुंचता है। मलाशय रिक्टम में पर्याप्त मल इकट्ठा होने पर दबाव बढ़ता है और मलाशय में एक संकोच तरंग उठती है। गुदा संकोचक पेशियों के संकोच प्रसरण में हम मल को शरीर के बाहर निकाल पाते हैं। फोर्थ है त्वचा, स्किन। त्वचा के माध्यम से जलीय मल पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। त्वचा के नीचे श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है। इनकी नलिकाएं त्वचा की बाहरी सतह पर खुलती है। ये ग्रंथियां रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़ी रहती है। रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त से स्वेद या पसीना निर्मित होता है। स्वेद के रूप में शरीर से कुछ क्षार जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, यूरिया और जल बाहर निकाला जाता है। यह निष्कासन बाह्य वातावरण का तापमान, पानी पीने की मात्रा, रूपों का कार्यभार मीन्स लंग्स, विभिन्न भावनाएं जैसे घबराहट, चिंता आदि पर निर्भर करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण स्वेद के उत्सर्जन के द्वारा होता है। उत्सर्जन तंत्र पर योग का प्रभाव। योगाभ्यास से त्वचा का, रूप का, बड़ी आंत का तथा यहाँ पे क्या है, स्किन जो है हमारी त्वचा है, पसीने का माध्यम के त्वचा से, स्किन से ही पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी। पसीने में क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम क्या है, नमक है। तो यदि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए हम लोग गर्मियों में क्या लेते हैं, ग्लूकोज की कमी मीठे से पूरी होती है और सोडियम की कमी नमक से पूरी होती है। तो ग्लूकोज की जरूरत होती है माइंड को और बॉडी को जरूरत होती है नमक को। तो हमें क्या चाहिए होता है गर्मियों में, जो हम लोग नींबू नमक चीनी का घोल पीते हैं। ORS क्यों पिया जाता है, जिसमें ग्लूकोज भी है, सोडियम भी है। तो वो क्या है, और नींबू क्या है, क्षारीय है, जिसमें हमारा जो एक एसिडिक होता है और एक एल्कलाइन होता है। तो नींबू में एल्कलाइन अधिक है। तो ये तीनों को जब एक साथ पीते हैं तो ग्लूकोज भी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगा, सोडियम भी, एल्कलाइन भी, जिससे गर्मियों में स्वेटिंग होने से हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन बने। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, स्किन से समझेंगे। अब देखते हैं योगाभ्यास। और देखते हैं हमारे 4 चीजें हैं। पहला है हमारा किडनी, जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने। तो किडनी किसको बाहर निकाले, यूरिन को। लंग्स किसको निकालने बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को। एक कॉलन जो है बड़ी आंत, वो किसको बाहर कर रही है, स्टूल को, हमारा जो मल है उसे बाहर कर रही है। स्किन किसे कर रही है, स्वेटिंग, पसीने को कर रही है। तो ये 4 क्या है, हमारे शरीर से निकल उत्सर्जन तंत्र में आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जिनका हमारे शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा शरीर रोगों से भर जाता है, रोग तरह तरह के उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रभाव देखते हैं। योगाभ्यास से त्वचा, रूप, बड़ी आंत तथा फेफड़े अपना कार्य ठीक ढंग से करने लगते हैं। नियमित योगाभ्यास से शरीर की शुद्धिकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। योगाभ्यास से उत्सर्जन तंत्र पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। योगिक क्रियाओं के द्वारा हृदय, वृक्क, यकृत, मस्तिष्क आदि अंगों की ओर रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है, जिससे इन अंगों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। वृक्क निस्यंदन, ऑस्मोसिस की क्रिया के फलस्वरूप रक्त को शुद्ध करता है। यकृत पित्त रस के रूप में अनेक उत्सर्जी पदार्थों को आंतों तक पहुंचाता है, जो मल और मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ षटकर्म जैसे अग्निसार क्रिया, शंख प्रक्षालन, मूल शोधन, वस्ती, नौली आदि के द्वारा बड़ी आंत की अच्छी सफाई हो जाती है। योगाभ्यास द्वारा फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, जिससे शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बंध और मुद्रा जैसे मूल बंध, उड्डयन बंध, महाबंध, महामुद्रा, अश्विनी मुद्रा,
योग मुद्रा आदि से बड़ी आंत में संचित मलावरोध दूर होता है। कुछ प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, सूर्यभेदी आदि मलावरोध को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन, भ्रामरी, अनुलोम विलोम आदि से मानसिक तनाव दूर होता है, जिससे आंतें अपनी क्षमता के अनुसार काम करती है और मल को उत्सर्जन भी सही तरीके से होता है। मल का उत्सर्जन। अस्थि एवं पेशी तंत्र का सामान्य परिचय और उस पर योग का स्लाइड ऊपर करेंगे थोड़ा सा, पढ़ेंगे। यौगिक चिकित्सा एवं योगाभ्यास के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने हेतु शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जानना आवश्यक है। अतः इस इकाई में शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर के प्रमुख तंत्र अस्थि एवं पेशी की संक्षिप्त चर्चा करते हुए उस पर यौगिक अभ्यासों के प्रभाव के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप यह समझ सके कि भिन्न भिन्न यौगिक क्रियाओं का स्थूल प्रभाव हमारे किन किन अंगों को प्रभावित करता है। अस्थि कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। शरीर की रचना का आधार या ढांचा अस्थियों का बना हुआ है, जिनके बीच में उपास्थियां लगी हुई है। अस्थियां और उपास्थियां मिलकर कंकाल तंत्र बनाते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। अस्थियों के कार्य, फंक्शंस ऑफ। स्लाइड को ऊपर करेंगे। अस्थि कंकाल तंत्र वाली हो गए, पढ़े। अस्थियों के कार्य। अस्थियां शरीर का ढांचा तैयार करती है और उसका आकार बनाती है। अस्थि के टूटने पर अंग का आकार विकृत हो जाता है। ये शरीर के भार को सहन करने के लिए उपयुक्त है, परंतु इसके अतिरिक्त ये कुछ और कार्य भी करती है। उरु की अस्थियां खड़े होने में, चलने फिरने में, दौड़ने आदि में न केवल शरीर का भार उठाती है, अपितु वे गति के लिए लीवर का कार्य करती है। उरु मीन्स करेंगे 34 पेज नंबर। मैम उरु मीन्स क्या? उरु ये हमारे जो थाई से संबंधित, इधर जाएंगे थाई। अन्य अस्थियां शरीर के भीतर के भागों को सुरक्षित रखती है। कपाल, स्कल की दृढ़ अस्थियों से बने हुए संदूक में शरीर का महत्वपूर्ण कोमल हिस्सा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मांसपेशियां अस्थियों से लगी रहती है। इनकी क्रिया का आधार भी अस्थियां है। पेशियों के संकोच से संधियों पर अस्थियां मुड़ती है और परस्पर समीप आ जाती है। अस्थि कंकाल का परिचय। अस्थि का धातुओं में 5वां स्थान है। इसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि की प्रधानता होती है। यह देह का धारण एवं मज्जा का पोषण करता है। यह सभी संयोजी ऊतकों में सबसे दृढ़ एवं मजबूत होता है। अस्थि कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। कार्बनिक पदार्थ में मुख्यतः अस्थि कोशिका प्रोटीन्स होते हैं, जो अस्थि के लचीलेपन को बनाए रखता है। अकार्बनिक पदार्थ में मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम मुख्य है। ये अस्थि को कठोरता एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां, अस्थियां है। कपाल में रुकेंगे तो देखिए ऊपर लिखा है अस्थि का धातुओं में 5वां स्थान है। इसका मीन्स जो हम सख्त धातु पढ़ते ना, जो सात वो कहाँ से शुरू होती है, लिख देंगे। 5वां कहाँ से है उसको लिखेंगे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 3 बार बोलेंगे, 2 बार फिर बोल रहे, 1 बार हो गया। रस, फिर रस से क्या बनेगा, जो भोजन करते वो रस मिलेगा। फिर रस से बनेगा रक्त, रक्त से बनेगा मांस, फिर मांस से मेद, उसके अंदर जो चर्बी बढ़ गई, मांस, मेद,
फिर बनेगा अस्थि मीन्स बोन, अस्थि क्या है, बोन से, मांस, मेद, अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र जिसे वीर्य बोलते। अगेन रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। अब देख रहे अस्थि 5वें नंबर पे आ गया सबका कि नहीं आ रहा है? अस्थि, फिर मज्जा, फिर है लास्ट शुक्र, वीर्य जो इम्यूनिटी शो करता है। अब मानव शरीर में टोटल हड्डियां कितनी, बोन्स कितनी है हमारी? 206। ठीक है, आज आपका एक छोटा सा होमवर्क है, यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। जो ये हड्डियां हैं, कहाँ कितनी हड्डियां हैं उनको ध्यान, ऊपर वाले हिस्से में सिर में कितनी है, ट्रंक में नीचे कितनी है, जो हमारा लंग्स वाला हिस्सा है उसमें कितनी हड्डियां हैं, हाथों में कितनी है और पैरों में कितनी। इसको सभी लोग लर्न करके रखेंगे और जो हमारा शुरू से अभी तक पीडीएफ पढ़ा है उसका प्रॉपर 1 घंटे बैठकर 1.5 घंटे जो टाइम लगे उसका रिवीजन करते चलोगे तो आपका पढ़ना सार्थक। ठीक है, कल हम लोग टाइम से जुड़ेंगे और आज थोड़ा सा लेट जुड़े उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब सभी बैठेंगे शांति। शांति सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now you will calm. Touch your eyes. Then open your eyes.